हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। शादियों का सीज़न है, घर में शादी है, बाहर शादी में जाना है, कितनी सारी शादियाँ हैं। घर में शादी की तैयारी करनी है, बाहर वालों को बुलाना है, गेस्ट बुलाना है, बुकिंग्स करनी है, नए कपड़े चाहिए, दुल्हन की तैयारी है, उसका जो भी आइटम जो गिफ्ट देने हैं उसकी तैयारी है, मेहमानों की तैयारी है, मेहमानों के लिए गिफ्ट अरेंज करने हैं, मेहमानों की खातिरदारी के लिए तैयारियां करनी हैं, घर में क्या खाना बनेगा, जब तक मेहमान रहेंगे तब तक हमको क्या खिलाना है मेहमानों को। मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि अगर एक व्यक्ति आँख बंद करके बैठकर सोचे तो उसको चक्कर आ जाए, दिमाग घूम जाएगा। इतने सारे अरेंजमेंट्स, इतनी सारी तैयारियां क्या अकेले आदमी के लिए संभव है? नहीं। तो शादी की तैयारी कम बजट में किस तरह करें, आज का ये जो वीडियो है ये किसी की डिमांड पर है। मेरी एक बहन ने मुझे मैसेज किया था कि शादी की तैयारियां कम खर्चे में किस तरह करें, इस पर दीदी एक वीडियो ज़रूर बनाइए जिससे हमें घर में तैयारियों में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शादी की तैयारियां कम खर्चे में कैसे करें। कम खर्चा सोचने में थोड़ा कठिन लगता है क्योंकि शादी है। अब शादी को बजट में रहकर करना सबसे बड़ा टास्क है। अब शादी के अरेंजमेंट इतने सारे होते हैं कि एक आदमी के बस में नहीं होता है, लेकिन घर का जो मुखिया है उसको प्लान करना है कि काम कैसे करना है, किस तरह से करना है और काम को किस तरह से बांटना है। क्योंकि अगर अकेला व्यक्ति शादी की जिम्मेदारी लेगा तो शादी में सारे अरेंजमेंट एक व्यक्ति का करना पॉसिबल नहीं है। घर का जो मुखिया है उनको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा। मतलब जो जिम्मेदारियां हैं शादी की वो आप डिवाइड कर दीजिए। किस तरह से आपको शादी के अरेंजमेंट्स करने हैं, किस तरह से शादी की शॉपिंग करनी है और क्या काम, कौन सा अरेंजमेंट कौन सा व्यक्ति करेगा। मतलब उन कामों को जो कि शादी के काम होते हैं आप लोगों में डिवाइड कर दीजिए। आप परिवार वालों की मदद लीजिए। अगर आप उनको कहेंगे तो वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। आपको लगता है कि आपके हिसाब से काम नहीं होगा तो आप उनको पूरा अरेंजमेंट करके पूरा पेपर पर समझाइए और उसके हिसाब से उनको काम बांट दीजिए। वो लोग आपके हिसाब से ही काम करेंगे। और थोड़ा बहुत अप डाउन तो शादियों में होता ही है, तो कुछ चीज़ों को कभी कभी नज़रअंदाज भी किया जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम शादी में बजट बनाने की। तो सबसे पहला काम होता है आपको अपनी शादी में कितना खर्चा करना है। अपनी शादी से मतलब खुद की शादी नहीं, जो आपके घर में शादी है उसके लिए कितना खर्चा करना है। यदि आपका बजट 25 लाख रुपए की शादी करने का है तो वो 25 लाख रुपए आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। 25 लाख का बजट है तो आप उसको सिर्फ 20 लाख ही मानकर चलें। 25 लाख का बजट सोचेंगे तो आपके 30 लाख खर्च हो जाएंगे। अगर आप 25 के 20 सोचेंगे तब कहीं जाकर आपकी 24-25 पर गाड़ी जाएगी। तो हमेशा आप जो भी बजट बनाएं, अगर आपको शादी 25 लाख में करनी है तो 20 मानकर चलिए। यदि शादी आपको 20 लाख में करनी है तो 15 ही मानकर चलिए। वो 5 लाख उन एक्स्ट्रा खर्चों के लिए रखिए जो कि हमारे पास अचानक आने वाले हैं। क्योंकि शादी में कब कहाँ अचानक खर्चा आ जाए हम नहीं जानते। आप 5 लाख सोच रहे हैं, अरे इतने सारे पैसे मैडम, इतने हम रख देंगे, हम शादी कैसे करेंगे। अरे आप प्लानिंग तो शुरू करिए, वो अपने आप आपकी प्लानिंग में ऐड हो जाएंगे। आप 20 मानकर चलेंगे तो 25 हो जाएंगे, आप 15 मानकर चलेंगे तो 20 हो जाएंगे। पहले आप शुरुआत तो कीजिए बजट बनाने की।
तो सबसे पहले आप शादी का बजट बनाइए, शांति से बैठिए, उसमें लिखिए आपको कहाँ कहाँ पैसे खर्च करने हैं, आपका एस्टिमेट कितना है। आपको यदि मैरिज हॉल बुक करना है, आपका बजट 1 लाख का है, तो आप मैरिज हॉल जब देखने जाएं तो मैरिज हॉल आप 50,000 से देखना शुरू करें। 50,000 से देखेंगे तब कहीं जा करके आपको 75,000, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक पसंद आएगा। यदि आपका बजट 1 लाख है, आप 1 लाख से देखना शुरू करेंगे तो आपके लगभग 1.5 लाख पर जाएगा मैरिज हॉल। तो आप सोचिए, समझिए और उसी हिसाब से अपनी बुकिंग्स कीजिए। बिना बजट बनाए शादी करना बहुत मुश्किल होता है। आप कैसे भी करके सबसे पहले शादी का बजट बनाएं। बजट बनाने के बाद अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से शादी के खर्चे हैं जिसमें हम थोड़ी सी बचत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्राइडल का लहंगा। ब्राइडल का जो लहंगा होता है वो बहुत महंगा आता है। अब ये लड़कियों को सोचना है कि उनको ऐसा लहंगा लेना है कि जो महंगा ज़्यादा हो और 1 या 2 बार पहने। तो इस तरह की कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए दोनों पक्ष में, लड़के वाले हों या लड़की वाले हों, कैसे भी एक लहंगा तो कंपलसरी लेना ही है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि लड़के वालों से अगर लड़की वाले आपस में बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर परिवारों में लड़के वाले जो चढ़ावा देते हैं उसमें लहंगा, साड़ियाँ, कई तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इस स्थिति में लड़की से पहले ही पूछ लिया जाए कि तुमको कैसा लहंगा चाहिए या किस कलर में चाहिए। यदि इस तरह से समझना भी कठिन होता है तो लड़की से ही बोल दिया जाए कि तुम अपना लहंगा खुद खरीद लो, जो अमाउंट होगा वो आप लोग उसको पे कर देना, मतलब वो लड़के वाले पे कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि लड़की की जो पसंद है वो उसकी पसंद की चीज़ आ जाएगी, और जो लड़की अपनी शादी के दिन के लिए लहंगा खरीदने वाली थी वो ना खरीद करके उस लहंगे को पहन सकती है। भाई चढ़ावे में देना तो लड़की को ही है। क्या होता है, चढ़ावा शादी के बाद चढ़ता है, बाद में वो लहंगा रखा रहता है। आजकल रिसेप्शन तो बहुत कम देखने को मिलते हैं कि रिसेप्शन में वो लहंगा पहन लिया जाए। जो भी होती है, जहाँ पर भी होता है, शादी 2 पक्ष मिलकर एक ही जगह कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर लड़के वाले लहंगा पहले पहुंचा देंगे तो लड़की उस लहंगे को पहन भी सकेगी और उसका थोड़ा पैसा भी वसूल हो जाएगा। और यदि कुछ लोग सोचेंगे नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हम पहले से कैसे भेज दें, तो लड़की को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो पार्लर में जाए, वहाँ पर बुकिंग के लिए बहुत सारे लहंगे मिलते हैं। नया खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो लहंगा आपने शादी में एक बार पहन लिया वो आप वापस दोबारा शायद ही कभी पहनेंगे। इसलिए जा करके पार्लर में बढ़िया सा एक अच्छा महंगा सा, जो कि जिसकी कीमत आराम से 20-25 हज़ार हो, वो आपको रेंट पर 2,000, 4,000, 5,000 से ज़्यादा में नहीं मिलेगा। तो एक लहंगा आप वहाँ पर बुक कर दीजिए। नया खरीदने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए पहले ही खरीदा जा रहा है और आप खुद भी खरीद लेंगी। डबल लहंगे का कोई मीनिंग नहीं है। और रही फैशन की बात, तो 6 महीने में फैशन यूँ चेंज हो जाता है कि सर्दी के सीज़न में जो लहंगों का फैशन चल रहा था, गर्मियों के सीज़न में वो लहंगों का फैशन बदल जाता है। तो पैसों की बर्बादी करना कहीं से ठीक नहीं है। आप इस तरह से लहंगे का अरेंजमेंट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा महंगा लहंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत सस्ते और बहुत अच्छे लहंगे ऑनलाइन भी मिलते हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। आपको अगर बहुत कॉस्टली चाहिए तो आप जाइए बड़े बड़े शोरूम से खरीदिए। अगर आपको बजट में चाहिए तो थोड़ा आप छोटी दुकान पर जाइए, क्योंकि छोटी दुकान वाले भी बहुत अच्छी चीज़ें रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शोरूम का आइटम छोटी दुकानों पर ना मिले। दूसरी चीज़, मैरिज हॉल। मैरिज हॉल अपने बजट में लेकर ही बुक करें। बहुत ज़्यादा हाई फाई बुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग ज़्यादा दिखावे पर जाते हैं और इस दिखावे के कारण हमारा पूरा बजट बैठ जाता है। जितना आपका बजट है उससे थोड़े कम का ही अरेंजमेंट कीजिए, क्योंकि आपके मैरिज हॉल में बुक होने के बाद डेकोरेशन का एडिशनल चार्ज होता है। वो लोग आपसे डेकोरेशन का भी चार्ज लेंगे, वो सब मिलाने के बाद आपका चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप पहले ही इस बात को मानकर जाइए
कि अगर आपको 1 लाख से ज़्यादा का मैरिज हॉल बुक नहीं करना है तो आपको 1 लाख में यदि वो विथ डेकोरेशन दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक सिंपल सा मैरिज हॉल बुक कीजिए, उसमें अलग से आप डेकोरेशन वाले को पैसे दे दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। वो लोग आ करके आपका मैरिज हॉल का साइज़ देख लेते हैं, आपको कैसा डेकोरेशन चाहिए वो आप उनको बता दीजिए, वो लोग कर देते हैं। तो ये भी एक सेकेंड ऑप्शन है आपके मैरिज हॉल की बुकिंग के लिए। हम जब शादियां पंडितों से दिखाते हैं तो हम सोचते नहीं हैं कि कौन सी डेट है, कौन सा सीज़न है। तो जब आप, ये तो खैर जिसकी तय हो गई है उसके लिए नहीं है, ये पॉइंट है जिन्होंने अभी शादी की डेट डिसाइड नहीं की है। तो शादी ज़्यादातर कोशिश करें कि सर्दियों में करें, क्योंकि सर्दियों में आपका बहुत खर्चा बचता है। गर्मियों में शादी करने से आपका खर्च ज़्यादा होता है, सर्दियों में हमारी बहुत बचत हो जाती है। गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, आप अपने मेहमानों को बुलाते हैं, उनको गर्मी में तो रखेंगे नहीं, उनके लिए आपको कूलर की, एसी तो चलिए रूम्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई शादियों में तो वहाँ तो अरेंजमेंट्स रहते हैं, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार की बात कर रही हूँ कि हर कमरे में एसी प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है। आपको कम से कम कूलर तो अरेंज करने ही पड़ेंगे, तो उसका आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद गर्मियों में आप शादी करते हैं तो वहाँ पर खाना, जो फूड है हमारा, वो बहुत वेस्ट होता है। सुबह का बनाया शाम को ख़राब हो जाएगा। मैं शादी के दिन की बात नहीं कर रही हूँ, शादी के 2-3 दिन पहले से भी हमारे यहाँ जो फंक्शंस होते हैं वो शुरू हो जाते हैं और उसमें हमारे अच्छे खासे गेस्ट आ जाते हैं। अब जब हम खाना बनवाते हैं उनके लिए तो क्या होता है, थोड़ा बहुत खाना तो पक्का बचता ही है और बहुत ज़्यादा जल्दी सुबह से खाना बनना शुरू हो जाता है और कई बार तो 2 से 3 बजते बजते क्या कंडीशन हो जाती है, खाना पूरा ख़राब हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या हुआ, खाने की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। हम कोशिश करके भी उस खाने को बाद में यूज़ नहीं कर सकते, पूरा फेंकना ही पड़ता है। लेकिन सर्दियों में अगर सुबह खाना बन गया है तो वो शाम तक आराम से चल जाता है, फूड वेस्टेज बहुत कम होता है। अब हम बात करते हैं खाने के मेन्यू की। अब जो हम खाना बनवाते हैं शादी में, उसमें आप फालतू के ज़्यादा आइटम ना रखें, जो ज़रूरी आइटम होते हैं वही रखें। स्नैक्स का आप एक अलग स्टॉल ऐड कर सकते हैं, उसमें आप छोटे मोटे आइटम, चाउमीन, मंचूरिया, जो भी स्नैक्स आइटम होते हैं, चाट, पानी पूरी, ये सारा रख सकते हैं। और जो आपके स्वीट आइटम्स है उसमें भी 2 से 3 सफिशिएंट है। और खाने का जो मेन आइटम्स होते हैं वही रखें, क्योंकि फालतू का ज़्यादा खाना रखने से खाने की सिर्फ बर्बादी होती है। इतना सारा खाना देखकर लोग जो खाने आते हैं वो घबरा जाते हैं। आइटम इतने सारे हैं, उन्हें खुद ही समझ में नहीं आता है कि हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। और जब खाना लेने जाते हैं सारे आइटम थोड़ा थोड़ा रख लेते हैं और जब खाते हैं तो उसमें बहुत सारा आइटम बच जाता है और वेस्ट होता है, क्योंकि उन्हें उस समय भूख लग रही होती है, उन्हें खुद पता नहीं रहता है, वो पूरा खाना रखते जाते हैं और जब खाना शुरू करते हैं तो थोड़े से ही खाने में पेट भर जाता है और बाकी पूरा खाना कहाँ जाता है, डस्टबिन में। पूरा खाना बर्बाद होता है। आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति शादी कर रहा है उसकी खून पसीने की मेहनत की कमाई कहाँ चली जाती है, कचरे के डिब्बे में। लोगों को खाना खिलाने के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी, सालों के पैसों की बचत का वो खाना कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है। लेकिन गलती किसकी है यहाँ पर, हमारी ही गलती है। हमने आइटम ही इतने रखे हैं कि लोग खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं क्या खाएं और क्या ना खाएं। इसलिए आइटम उतने ही रखें जितने देखने में अच्छे लगे, ना कम हो और ना बहुत ज़्यादा, देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। मैं आपको एक शादी की बात बताती हूँ। मैं एक जगह शादी में गई थी, वहाँ पर डस्टबिन के पास लड़की के मामा जी खड़े हुए थे। भाई मैंने कहा ये डस्टबिन के पास क्यों खड़े हैं? बोले रुको थोड़ी देर खड़े रहो, देखो क्या है। भाई मैंने कहा ठीक है। और ना तो वो खाना खा रहे थे, वो सिर्फ खड़े हुए थे। मैंने भी खाना खाया। अब खाना खाते खाते मेरी प्लेट में भी थोड़ा बहुत बच गया, ज़्यादा तो नहीं था, थोड़ा सा ही था। अब मैं वीडियो पर झूठ तो नहीं बोलूँगी, तो मेरी प्लेट में भी थोड़ा सा खाना बच गया था। वो प्लेट उस खाने के साथ में जैसे ही डस्टबिन के पास गई, रखने जा रही थी, मामा जी ने हाथ रोक दिया। बोले रुको रुको रुको। मैंने कहा क्या हो गया? बोले
आप ये खाना पूरा ख़त्म कीजिए, उसके बाद डस्टबिन में प्लेट को रखिए। मैंने कहा अच्छा। बोले हाँ, आपने खाना लिया है, बर्बाद करने के लिए खाना नहीं है, आप खाइए। हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि खाना फेंकिए मत। आपको जितना खाना खाना है शौक़ से खाइए, लेकिन कोई भी खाना डस्टबिन में नहीं फेंके। मैंने वहाँ पर प्रिंट आउट भी लगवा दिया है, खाना शौक़ से खाइए, जितना खाना है उतना खाइए, लेकिन कचरे में मत फेंकिए। इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। बोले अच्छा, मैं जब से यही सोच रही थी कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं। बोले हाँ, क्योंकि कोई भी और वर्कर को मैं खड़ा करता तो कोई किसी की सुनता नहीं, इसलिए ये जिम्मेदारी मैंने खुद ली है। क्योंकि मैं समझता हूँ मेरी भी एक बेटी है, मेरी बेटी की शादी में कितना खाना बर्बाद किया था लोगों ने, इसलिए मैंने ये जिम्मेदारी ली है और मैं यहीं खड़ा हूँ। मैं सबकी प्लेट्स यही देख रहा हूँ कि कोई भी भरी हुई प्लेट ना फेंके। इस वजह से लोग उतना ही खाना ले रहे हैं जितनी उनको भूख है, और बाद में अगर खाना बचता भी है तो जो ऑर्फनेज हैं, जो अनाथ आश्रम में, वहाँ पर हम लोग दान करके आ जाएंगे। लेकिन कम से कम ये कचरे के डिब्बे में तो नहीं जाएगा, क्योंकि कचरे के डिब्बे में तो बर्बादी हो रहा है। गाय बैल किसको डालेंगे, और शहरों में कहाँ क्या मिलता है। कोई कहीं गाय और बैल देखने को आपको कहीं ये गौशाला वगैरह नहीं मिलेंगी, दूर कहीं जाके होंगी, लेकिन कचरे का खाना तो उनको भी देना पाप है। इसलिए यहाँ पर आपको जितना खाना है उतना लीजिए, कचरे में मत फेंकिए। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं आपको वीडियोस में ज़रूर बताती हूँ। तो हो सके ये आइडिया आप ज़रूर अपनाइए, देखिए बहुत फ़र्क पड़ेगा। खाने की बर्बादी ना के बराबर होगी। फिर भी कभी कभार बच्चे भी फेंक देते हैं कोई फूड, तो उनकी मम्मियाँ आ करके उनका ज़रूर खा लेंगी कि बोले नहीं नहीं बेटा फेंकना नहीं, वो अंकल डांटेंगे, तो वो बेचारा बच्चा भी खा लेगा। हाँ, डांट पड़ेगी। तो इस तरह से आप अपने यहाँ अरेंजमेंट कर सकते हैं। कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो, कोई समझदार व्यक्ति हो, उसको वहाँ खड़ा कर दीजिए। और कोई बुराई की बात नहीं है, 2 प्रिंट आउट्स ऐसे लगा दीजिए कि खाना बर्बाद ना करें, खाने को कचरे में ना फेंकें। बस जिसको बुरा लगता है उसको छोड़ दीजिए, बुरा लगने वाले तो बहुत लोग हैं, कहाँ तक आप एक एक व्यक्ति का ध्यान देंगे। अब शादियों में जब हम खरीदारी करने जाते हैं, जो दुल्हन की खरीदारी है या दूल्हे की खरीदारी है, तो दुकान में जब भी हम घुसते हैं तो सबसे पहले वो पूछता है कि आपका बजट कितना है। तो हम क्या बोल देते हैं, 1000 रुपये। अब हमारा लास्ट प्राइस जब 1000 होता है तब हम 1000 बोलते हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि दुकानदार ने आपके 1000 रुपये सुन लिए तो वो 800 और 900 से शुरू करेगा और आपको 1500 1600 पर ले जाएगा। आप ये दिमाग में सोच के चलिए, आप जब भी खरीदारी करते हैं, दुकान वाले को अपना बजट बताते हैं या आप खुद भी कपड़े देखना शुरू करते हैं, अगर आपको एक कपड़ा 1000 का लेना है या कोई साड़ी 2000 आपका बजट है, तो आप 2000 की साड़ी को 1500 से ही देखना शुरू करिए। हो सकता है आपको 1500, 1200, 1400 में ही पसंद आ जाए। अगर आपका बजट 1000 है तो आप 500, 600 से शुरू करिए। देखिए, प्राइस से कपड़े नहीं खरीदे जाते, चॉइस से खरीदे जाते हैं। आप जब खुद भी कपड़े खरीदते हैं तब भी आप इसी तरह से कपड़े देखना शुरू कीजिए। अगर हमें 1000 रुपये खर्च करने तो हम 500 रुपये से कपड़े देखेंगे, तो कहीं जाकर हमको 1000, 1100 का कपड़ा ज़रूर पसंद आ जाएगा। अब आते हैं हम शादी के कार्ड पर। मैंने देखा है लोग शादी के कार्ड बहुत महंगे महंगे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली, इतने सुंदर छपवाते हैं कि उनको एक बार पढ़ने के बाद जिसको दे रहे हैं उसका भी फेंकने का मन नहीं करता। मेरे यहाँ भी इतने सुंदर सुंदर कार्ड रखे हैं कि शादी वाले की शादी हुए 2 साल हो गया, उनके 2 बच्चे भी होंगे, लेकिन वो कार्ड मैंने आज तक नहीं फेंके क्योंकि वो इतने सुंदर हैं, लेकिन कुछ काम के भी नहीं है। अरे DIY करेंगे भी तो क्या करेंगे, उनका नाम छपा हुआ है, उनका पूरा मैटर छपा हुआ है, लेकिन उसमें इतने सुंदर सुंदर स्टील के स्टिकर्स, भगवान की तस्वीर है कि फेंका भी नहीं जाता। तो इतना खर्चा आप लोग कार्ड पर क्यों करते हैं? वो कार्ड कम से कम 500 रुपये का होगा। 400 से 500 रुपये का एक कार्ड, आप समझ सकते कि कितनी ज़्यादा बर्बादी है। और मेरा कहना तो ये है कि कार्ड तो 30 से 40 रुपये से ज़्यादा का होना ही नहीं चाहिए। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल कार्ड छपवाना चाहिए। सिर्फ आपको उनको मैसेज करना है, उनको एक मैटर भेजना है कि मेरे यहाँ इस व्यक्ति की शादी है, ये डेट है, यहाँ पर जो आपका वेन्यू है वो लिखा हुआ है। मतलब
जितनी ज़रूरत है उतना मैटर लिखो और एक सिंपल से लिफाफे में रख के आप दे दो। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में बहुत सिंपल कार्ड छपते थे, उसमें कुछ ज़्यादा फालतू नहीं होता था, डेकोरेशन नहीं होता था, सिंपल सा कार्ड रहता था और वही कार्ड सभी व्यक्ति को दिए जाते थे, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो हमारा, चाहे वो कितने भी पैसे वाले पहचान वाले हों, चाहे कोई भी हो, एक ही कार्ड छपता था, कोई कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं होता था और उसी कार्ड को सबको बांटा जाता था। आजकल तो मैं देखती हूँ भाई कैटेगरीज हो गई हैं, कार्ड की कैटेगरीज हो गई हैं। जब मैं कार्ड वाले के यहाँ गई तो देखा कि भाई ये वाला कार्ड ये है आपका 100 रुपये का, ये कार्ड ये 60 रुपये का, ये कार्ड आपका 400 रुपये का। तो एक व्यक्ति वहाँ खड़ा था, भाई ये कार्ड इतने चाहिए, ये कार्ड इतने चाहिए, ये कार्ड इतने। मैंने कहा आप इतने इतने अलग अलग क्यों ले रहे हैं, एक ही क्यों नहीं ले रहे हैं? तो बोले नहीं नहीं, हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जिनको हम ये दे सकते हैं, कुछ हमारे थोड़े रिच हैं रिश्तेदार पहचान वाले, उनको हमें महंगा देना पड़ेगा, और कुछ लोग ऐसे हैं हमारे बिजनेस पार्टनर हैं जो हमारी पहचान वाले हैं, जो रिलेशन में बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, उनको हमें सबसे महंगा कार्ड देना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, कार्ड्स में भी डिवाइड हो गया है। ये सुनकर तो मुझे ये सब बकवास लगा। कार्ड आप कोई भी दें, आपका सम्मान जो उनकी नज़रों में है वो वही रहेगा। आप चाहे उनको 500 का कार्ड दीजिए, आप चाहे उनको 50 का कार्ड दीजिए। अगर आप इतने महंगे महंगे कार्ड बनवाते हैं, उससे तो अच्छा है उस पैसे में आप उस व्यक्ति को जो आपको लिफाफा देना है, जो पैसे देने, जो रिटर्न गिफ्ट देनी है, उसमें ऐड कर लीजिए। कार्ड में उस घर में 500 रुपये सिर्फ कार्ड के जाएंगे, जो कि आपका 2 दिन बाद पता भी नहीं होगा कहाँ पड़ा है। उसकी जगह आप 50 रुपये का कार्ड देके 450 रुपये की उसकी गिफ्ट में ऐड कर सकते हैं। उस घर के एक व्यक्ति का गिफ्ट उस 450 में अरेंज हो जाएगा। लेकिन हम पैसों की बर्बादी बहुत अच्छे से करना जानते हैं। हम उस समय नहीं सोचते हैं, बाद में बोलते हैं कि हमारी शादी का पूरा बजट बिगड़ गया। खर्च करते समय हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और जिसका हमें आगे भुगतान करना पड़ता है। शादी में बहुत से पैसे हमें ऐसे देने पड़ते हैं, जैसे कोई जा रहा है तो उसको पैसे दिए जाते हैं, कई लोग बारात में आए हैं उनकी विदाई की जाती, उस समय पैसे दिए जाते हैं, बच्चों को दिए जाते हैं, बड़ों को दिए जाते हैं। तो ये जो पैसे देने का चलन है, ये आप लोगों के यहाँ जिस हिसाब से है, अगर आप 50 रुपये 10 रुपये कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं, बच्चों के 50 हैं, थोड़े जो बड़े लोग हैं उनके 100 हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके 200 हैं, तो जिस हिसाब से आप पैसे देते हैं पहले ही चेंज पैसे ला करके उनके लिफाफे बना लीजिए। लिफाफे कैसे बनाइए? अलग अलग कलर के, एक जैसे लिफाफे मत बनाइए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा। जिसको 200 रुपये देने थे उसको 50 चले गए और जिसको 50 देने थे उसको 200 चले गए, तो गड़बड़ हो जाएगी। वो तो आप भी समझते हैं, भाई इतने बड़े मानदान थे, उनको 500 देने थे, उनके पास 50 रुपये का लिफाफा चला गया, वो तो घर जाके हंगामा कर देंगे कि हमको 50 रुपये की विदाई दी। तो गलती किसकी होगी? आपकी होगी। लेकिन उस समय आपको समझ में नहीं आएगा और बाद में फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। वैल्यू समय की होती है, अगर समय पर गलती हो गई है तो फिर बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। डिफरेंट के सस्ते वाले कलर के लिफाफे मिलते हैं, पूरे बंडल्स मिलते हैं, लाल पीले नीले अलग अलग कलर के मिलते हैं। तो आप लिफाफे ले आइए और लिफाफे में कलर के हिसाब से, भाई आप देख लिया आपने कि पीले रंग का है, इसमें 50 रुपये रख लीजिए, जो कि लाल रंग का उसमें पूरे 100 रुपये रख लीजिए, हरा है उसमें आप 500 का रख लीजिए। मतलब ये आप अपने हिसाब से लिफाफे रख लीजिए और जहाँ पर वो लिफाफे रखे हैं आपने, पूरे लिफाफों को एक बैग में रखिए बहुत संभाल के, और बाहर एक जैसे ही बैग खोलते हैं, खोलने की जगह पर एक स्टिकर लगाइए, वहाँ पर लिखिए पीला 50 रुपये, नीला 100 रुपये, हरा 500 रुपये, मतलब कलर में आपने कितने कितने पैसे डाले हैं ये भी लिखिए, और आपने उस समय कुल कितने लिफाफे बनाए थे वो क्वांटिटी भी लिखिए। जिससे क्या होगा, लास्ट में आपके कुछ बचे या कितने खर्च हो गए वो सारा आपको हिसाब रहेगा। तो ये काम ज़रूर करिए। शादी शुरू होने के पहले ये लिफाफे का काम फर्स्ट आप कर लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये काम करने से बहुत टेंशन होती है, पैसे चेंज नहीं मिलते हैं, और किसी और को ये जिम्मेदारी मत दीजिए।
खुद तसल्ली से बैठकर इस काम को कीजिए, लोगों की गिनती कर लीजिए। अगर विदाई में आपको देने हैं, बारात वालों को पैसे देने हैं, काउंटिंग ले लीजिए। जितने कुल लिफाफे आपने गिनती करने के बाद बनाने का सोच लिया है, उनमें से कम 5-5 लिफाफे, मतलब सारे अमाउंट के 5-5 एक्स्ट्रा लिफाफे ज़रूर बनाइए। ठीक है, बचेंगे तो आपके ही हैं, लेकिन उस समय जब कम पड़ेंगे तो आप घबरा जाएंगे। तो इसलिए आप इस तरह से लिफाफों को भी रेडी कर लीजिए और एक्स्ट्रा हर कलर का लिफाफा साथ में रखिए और चेंज पैसे भी रखिए। अगर लगती है ज़रूरत तो उसी समय आप जो अमाउंट है उस लिफाफे में डाल के दे दीजिए। तो ये कुछ बातें थी, छोटी छोटी बातें थी, जो कि मुझे लगा कि आपके यहाँ शादी में कुछ हेल्प कर सकती हैं। कहीं तो आपके थोड़े से पैसे तो बचेंगे ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, आपको मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी मदद होती है, तो मुझे मैसेज बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये एक बहुत आसान और सरल तरीका है शादी को एक सिस्टमैटिक ढंग से बजट के साथ करने का। आपकी ख़रीदारी में भी ये वीडियो आपकी मदद करेगा, आपके अरेंजमेंट में भी ये वीडियो आपको मदद करेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मैंने बहुत कोशिश की कि छोटा वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी भी मुझे जो बातें बतानी थी वो भी इसमें पूरी नहीं हो पाई है। कोशिश करूंगी जल्दी से शादी को कम बजट में करने का दूसरा वीडियो लाने की। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।